जैसे आपने एब्रो इंडिया में सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर लिया है, व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव पुट फोर्थ? जब मैं मिला उनसे, उनकी उनकी कितना सच्चाई को देख के इतना मन खुश हुआ। मैंने कहा ओ माय गॉड, हम बहुत खुशनसीब है कि सोनू सूद जैसा इंसान हमको मिला। प्लास्टिक या मोल्डिंग का जो बिजनेस है ना, बहुत ही वनीला टाइप का बिजनेस है। उसके हेल्थ हैजार्ड क्या प्रॉब्लम है? यह सिंगल यूज प्लास्टिक था, वो सबका सब हम ले करके उससे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जो वेस्ट था उससे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। ये सब पहले कचरे में जाता था, अब उसको मैं रोक रहा हूँ। तो इन जनरल इस तरह के प्रोडक्ट में मार्जिन साइज क्या है, या मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुछ भी नहीं है, या ब्रांड की वैल्यू है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बड़ी कंपनी का 800 रुपये कुर्सी होती है वो हम 400 में दे देते हैं। वो 700 में देगा तब भी मुझे वो 800 वाली 1000-1200 बेच नहीं सकते। हाउ डू यू डिफाइन द सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? मनी, लीगेसी और इम्पैक्ट? सक्सेस इज नॉट मनी। सक्सेस वो है जब लोग आपसे मिलें तो उनका सर सजदे में झुक जाए और आपको सम्मान पूर्वक देखे। दैट इज सक्सेस। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग बाजपेयी। मेरे साथ में आज हमारे गेस्ट डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर को हम सब लोग प्लास्टिक एज ए सब्जेक्ट से जानते हैं, और सर को एक नाम भी दिया गया है, डैडी ऑफ प्लास्टिक्स। तो अपने आप में हम सब लोग के लिए एक सरप्राइज भी है और हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो कन्वर्सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो कन्वर्सेशन है वो एक कंफर्ट से रिलेटेड नहीं है, एक रिजिलियंस और एक पैशन से रिलेटेड है। सर ने लगभग 13 साल की उम्र से अपने जीवन में जो एक संघर्ष और एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की, वो अभी तक चल रही है। और इस जर्नी में उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है, और आज हम लोग एक उनकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिस पे वो प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारे फर्नीचर बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं पूरे देश में, और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हैं, एब्रो इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। तो सर, हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में भी। एज आई सेड अर्लियर कि 13-14 साल से आपने ये जर्नी स्टार्ट की। हाउ कुड यू डू दिस? मतलब पहले स्टार्ट कैसे किया आपने? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, मुझे इस लायक समझने के लिए कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। गरीबी होना एक अपने आप में श्राप के बराबर है। एटलीस्ट समाज ये सोचता है जो इंसान गरीब है ना, वो बेअक्ला भी है, बदतमीज़ भी है, घटिया भी है, चोर भी है, निकम्मा भी है, किसी लायक नहीं है, उसको अकल समझ नहीं है, वो विश्वास पात्र नहीं है। यानी कि सारी कमियां समाज की जितनी भी है वो गरीब के अंदर ही होती है। हमारा सामाजिक सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार की हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा, मैं तो बहुत गरीबी में पैदा हुआ। जब इंसान मतलब 10-11-12 साल की उम्र में एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मैंने देखा भी परिवार स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी का दौर चल रहा है। हमारे पिताजी मम्मी दिल्ली रहते थे, कुछ झगड़े के चक्कर में हमारे बड़े भाई एक्सपायर हो गए, तो सब दुखी होकर छोड़ छाड़ के सब पैकअप करके बैंगलोर चले गए। हमारे पिताजी छोटी सी साइकिल की स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे बैंगलोर में, बहुत छोटी सी, 6 फुट बाई 8 फुट। ये आपका कमरा थोड़ा बड़ा है बल्कि उतने में, तो उतने में हम अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, तो रोड पे बैठ करके हम लोग काम करते थे। धूप में बारिश में वो थोड़ी थोड़ी तरपाल सी लगा लगा के बैठे रहते थे, स्टूल पे बैठे थे सारा दिन। जी जी जी। जब मैंने वो मंजर देखा और महसूस किया कि भी हमारी औकात और हैसियत सिर्फ इतनी है कि अपना पेट भर सकते हैं। जीवन की खुशियाँ आप सोच के देखो अनुराग जी, किसी के पास एक साइकिल भी नहीं हो, वो भाड़े पे ला ला के साइकिल चलाता हो, किताब खरीदने के पैसे नहीं हो, तो क्या करता था, किताब में भाड़े पे लेके आता था, 10 पैसा पर डे पढ़ता था। 200-200 300-300 पेज एक एक रात में पढ़ जाता था कि भी 10 पैसे वापस लग जाएंगे। जब इंसान ऐसे दौर से गुजरता है कि स्वतः बस के पैसे के बदले काम करते वॉक करके गुजारा कर लेंगे, तो ऐसे में ना इंसान के सामने ना लग्जरी नहीं, रोजमर्रा की जरूरत है और भविष्य की चिंता सताती है, जो मेरे पिताजी को तो थी ही। मैं शायद बचपन में छोटी उम्र में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, मुझे समझ में आने लग गया कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम भविष्य में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तब मैंने कुछ प्रण लिया भाई। मैं मात्र 13 साल का था
जब मैंने साइकिल की शॉप को बहुत अच्छे चलाना शुरू कर दिया, 8:30 बजे जाता था, रात को 1-1, 1:30 बजे तक काम करता था। बहुत अजीब भी लगता है सोच करके, 13-14 साल का आदमी कैसे काम कर सकता है। करा 100 किलो की पेटी अपने हाथ से उठाई, साइकिलों पे माल ढोया, स्कूटर, मेरा लैम्ब्रेटा स्कूटर था, लैम्ब्रेटा स्कूटर पे पीछे कैरियर लगा के उस पर माल ढो कर लेके जाता था। लोगों को देने के, जैसे आप बैठे हैं 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको डिलीवरी देने जाता था। बैलगाड़ी चलाई, उसमें लगेज डाल के, वो पेटियां उठा करके लगेज की ऑटो रिक्शा चलाई, जो आज देखते हैं ना लोग चलाते हैं, उसमें पीछे लगेज डाल के लगेज की टेम्पो चलाई, करने में माल ढोया, 50 किलो इधर 50 किलो इधर। और ये समझ ले कि भी सुबह शाम काम क्या होता था, बैग में सिलाई कर करके स्पेयर पार्ट्स को पैक करके देना है, पेटियां ठोकनी है। जो 200 रुपये का काम 1 महीने का करता है इंसान, कूली तो नहीं कहूँगा, वर्कर, उन दिनों सैलरी इतनी होती थी, वो काम मैं करता था। तो जब इंसान ऐसे दौर से गुजर रहा हो ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसकी आंखें उठ नहीं पाती है, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, दुख तकलीफों के कारण, परेशानियों के कारण झुकी रहती है। मैं समझता हूँ मैं इकल्ला नहीं हूँ, सारे समाज को शायद इस प्रकार की तकलीफें महसूस होती होगी। बोलते कोई नहीं है, मैंने प्रण ले लिया भाई, मैं आज अपना प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी गरीबी से लड़ूंगा। और उस लड़ाई में मैंने दंगल करना शुरू कर दिया अपनी गरीबी के साथ। दिन रात मैंने बोला कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पछाड़ूंगा तेरे को, कोई बात नहीं। आज मेरी गरीबी मुझे 4 बार गिराती है, मैं तो 6 बार उसको मैं भी गिराता हूँ। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ, पीछे खींचती है, मैं फिर आगे थोड़ा बढ़ जाता हूँ, फिर पीछे खींचती, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी लड़ाई 1974 में शुरू हुई थी, मैं 61 बॉर्न हूँ, 13 साल की उम्र में। आज 2026 हो गया, अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं दिन रात अपनी गरीबी से आज भी लड़ता हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं अमीर हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा देश गरीब है, मेरे साथ जुड़े हर इंसान गरीब है। जब तक मेरा देश और मेरे साथ जुड़े इंसान गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। मैं उस दिन अमीर मानूंगा जिस दिन उनके पास खुशहाली आएगी। जिसके लिए मैं एक टाइम ऐसा था जब अपने परिवार, अपने लिए काम करता था। जब मैंने उनकी खुशियों को पूरा कर लिया, फिर इंसान अपना सोचता है कि चलो अपने रिश्तेदारों की, भाई बहनों की इनकी कोशिश करो, वो भी सब कर लिया, भाई बहनों की शादियां हो गई, सब कुछ कर दिया। कर कुरा के मैंने जिंदगी में, आप मान के चले अनुराग जी, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तब अपने लाइफ में 15 बिजनेस चेंज किए। 15 बिजनेस, अलग अलग बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स से लेकर के ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, या फिर लेटर से कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे गैस स्टोव, मिक्सर, गीजर बना रहे हैं, एलपीजी बॉटल प्लांट चला रहे हैं, ऐसे से कोई ग्लास का, डिस्पोजल ग्लास का प्लांट है, बाइसाइकिल का प्लांट है, सब टोटली अलग अलग चीजें एकदम, जो मैंने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं, करे भी नहीं थी। 15 बिजनेस मैंने चेंज किए। आज मैं 15, 16, 17 3 बिजनेस चला रहा हूँ, और 22 घर बदले अपनी लाइफ में। 22 घर को बदलने वाले को लोग भगोड़ा ही कहेंगे कि यार तू रोज रोज घर क्यों बदलता था भाई, क्या प्रॉब्लम क्या तेरी। क्या होता है ना, इंसान की जब किस्मत कहीं लेके जाती है ना, अपने पास चॉइस है। जैसे पानी ऐसे बह रहा है और आप उसके अगेंस्ट में बहोगे तो आपको लगेगा मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप वहीं खड़े हो। वही पानी ऐसे बह रहा है, आप उसके ऐसे बह जाओगे तो दुगनी स्पीड से आगे चले जाओगे। मैंने कहा मैं तेरे को लड़ना नहीं है किस्मत से, मैंने किस्मत जहां लेके चलेगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू चला मुझे कहाँ लेके जाना है। और मैं हर समय जैसे सर पे कफन बांध के चलते हैं, मैं अपना लगेज लेके चलता था। 30 किलो का बैग, इस पे साइकिल स्पेयर पार्ट्स के कंपोनेंट होते, छोटे 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 साइकिल स्पेयर पार्ट्स तो भारी होंगे, सारे लोहे के ही होते हैं। फिर एक हाथ में बैग, फिर यहाँ पर एक कंधे पे एक हैंडल, यहाँ पे कंधे पे गियर केस, उसको लेके मैं बसों में भागता था। छोटे 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 गाँव में जाता था, लोग हंसी मजाक करते, मेरा बोले इसकी आदमी की मूछे दाढ़ी तो आई नहीं, ये काम करने आ गया। बट मेरे अंदर भी एक खुद सपना था। मैं छोटे छोटे गाँव में जाता, जा करके छोटी छोटी दुकानें जो होती थी, छप्पर की दुकानें, जैसे झोपड़ी सी ऐसी बनी होती है, उन दिनों को इतनी बड़ी स्ट्रांग दुकानें नहीं होती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1974-75 की बातें बता रहा हूँ, 75, 76, 77। तो मैं उनके पास जा करके ऑर्डर बुक करके लाता, एक एक पार्ट दिखा, भाई साहब ये चाहिए क्या, आपको ये चाहिए क्या, यही चाहिए क्या, अच्छा इसका इतना लिख दो। वो पर्ची बनाता रहता, पर्ची बना के उसके बाद उनको बोलता अच्छा जी मेरा अकाउंट कर लो, पेमेंट दे दो, ये कर दो। छोटे छोटे लोगों से मिलते करते करते मैंने ना कुछ सालों के अंदर उन दिनों बाइसाइकिल स्पेयर पार्ट्स में 1 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर किया, जो उस समय पूरे साउथ इंडिया में सबसे बड़ा था। मैंने अच्छा खासा नाम रोशन किया। मैं 19 साल की उम्र में मैं इतना पावरफुल हो चुका था, पूरे साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा में मेरे बराबर कोई भी नहीं था। और लोग बोलते थे यार इसके अंदर कुछ खास बात है। 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किस ईयर आया? ये बात है 1979 और 80 की। 1980 मान के चलेगा, जब मैंने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया साइकिल पार्ट्स का। तो उन दिनों 1 करोड़ रेवेन्यू साइकिल पार्ट्स का बहुत ज्यादा होता था। जी। हमारी सालाना इनकम जो है मुश्किल से 12, 15, 20 हजार रुपये होती थी सालाना इनकम पूरी फैमिली की। जैसे मैं, मेरे पिताजी, हमारे एक अंकल, हमारे मामा जी, हमारा एक रिलेटिव वो, इसके अलावा हमारे पास 3-4 लोग काम जो करते थे, सब मिला करके करने के बाद में हमारी ये हालत थी
खैर इन एनी केस हमने पीछे नहीं हटे, काम करते चले गए। उसके बाद में फिर मेरे साथ जिंदगी में एक इतना बड़ा पड़ाव आया, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन आया, एक बड़ा बड़ा मौका आया भाई। क्या हुआ, मैं जब काम करता था, मेहनत करते देख करके, मेरे एक रिलेटिव ने देखा, वो अपने पास गैस स्टोव बेचते थे, गैस स्टोव मिक्सर बेचते थे, गैस स्टोव होते थे पहले। हाँ। तो उनका एलपीजी गैस स्टोव का काम था फरीदाबाद में, मितासो के नाम से, बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं। तो वो हमारे आके ठहरते थे, उन्हें देखा यार सुशील तो बहुत ही मेहनती आदमी, सुबह 8:30 बजे शुरू होता, रात को 1 बजे तक काम करता है, संडे भी काम करता है, कमाल क्या। उन्होंने मेरे को बोला यार सुशील एक काम करो, तो हमारा गैस स्टोव बेचना शुरू कर दो। तो मैंने कहा जी तुम्हारे गैस स्टोव बेच के क्या मिल जाएगा? तो बोला जी 50 रुपए करीब मिल जाएंगे। तो मैंने कितना भी जाए? बोला 1000 पीस तो महीने का बिक ही जाएगा। तो मैंने बोला ये अच्छा बोला, मैंने कहा तो 5000 मिलता है, इससे क्या हो जाएगा 5000 रुपये से, क्योंकि मैं साल के 30-35 हजार रुपए की कमाई करने लग गया था पूरी फैमिली की मिला करके। तो बोले नहीं बेटा इतना नहीं है, कैलकुलेट कर, 50,000 रुपये महीने का है। मेरे तो तोते उड़ गए अनुराग जी। मैंने वापस बार बार कैलकुलेट किया, क्या 1000 इंटू 50,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, 50,000 होते हैं। मुझे विश्वास नहीं है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, 50,000 की कमाई महीने की? मैंने कहा जी मैं सारा काम धंधा छोड़ के करने को तैयार हूँ। उसी दिन साइकिल लाइन छोड़ दी। मेरे पिताजी, मेरे मामा जी और जो भाई, मेरे एक बड़े भाई भी थे, वो नॉर्मली थोड़ा सा मेरे साथ में चलते थे। तो मैंने उनको बोला भाई तुम काम करो, तुम साइकिल का काम देखो, मैं कहे लगता हूँ। मैंने उसके बाद में उसका काम शुरू किया बैंगलोर में भी और एर्नाकुलम केरला में, 2 जगह ऑफिस सेट किए। करने का उनसे माल आता रहा, क्या चला, क्रेडिट पे दे देते थे। मैंने कमाई शुरू कर दी, दिन रात भूत बना दिया मैंने। जिस इंडस्ट्री के बारे में मुझे ABCD नहीं पता थी, मैंने उस इंडस्ट्री में इतना नाम कमा लिया। एक समय मान के चलेगा 8 साल के बाद मेरे पास बैंक के लॉकरों में नोट चिपक के रखे हुए थे, अंदर रखे हुए थे, चिपक गए, क्योंकि 100 के नोट होते थे, 500 तो होता ही नहीं था। ठीक है, तो चिपक गए। इतना पैसा मेरे पास भगवान की जैसे था, घर में जो रखे थे अलग है, लॉकर में रखे तो अलग है। यानी कि मैंने जिंदगी में इतनी इज्जत पाई। 7 कारें मेरे पास थी। जो इंसान अपने पास भाड़े की साइकिल पर चलता था, कि यानी कि अगर जो आज मुझे कहीं जाना होता तो मैं आधे घंटे के लिए भाड़े की साइकिल लगाता, उसके पैसे देता था 25 पैसे 50 पैसे। वो आदमी के पास 7 कारें हो गई। मेरी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई। 89 के बाद या 90 के बाद मैंने किसी मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने अपने पास देश का सबसे बड़ा LPG बॉटलिंग प्लांट लगाया, गैस प्लांट। जैसे आपका इंडियन HPC के सिलेंडर आते हैं, मेरी कंपनी है बैंगलोर में, एशिया LPG प्राइवेट लिमिटेड, आज भी है, आज भी चल रही है कंपनी, उसको कोई और ओन करता है अभी। तो उस कंपनी के सिलेंडर्स मेरे 12 किलो और 17 किलो के निकलते थे, जो पूरे फेमस थे। और मेरे पास इंडिया का लार्जेस्ट LPG बॉटल प्लांट था। मैंने उसको लगाया, किसी कारणवश मेरे को उसको छोड़ना पड़ गया। हमने छोड़ा, फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं 1996 में दिल्ली आया था। 30 साल मुझे हो गए यहाँ आए हुए। और यहाँ आने के बाद मैंने एक के बाद पता नहीं कितने सारे बिजनेस कर डाले। करते करते मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर रोज सुबह उठता हूँ तो इस उम्मीद और कामना से उठता हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति और युक्ति दे कि मैं जीवन में मेरे सामने जो कठिनाई है उसको पार करके अपने कार्यों को सफल कर सकूं, अपने साथ जुड़े हर इंसान की जिंदगी वैल्यू कर सकूं। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे 4 प्लांट है, 2 प्लांट फर्नीचर बनाते हैं। मेरी कंपनी भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड भी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। मेरे पास भारत के नहीं एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है गाजियाबाद में। इसके अलावा मेरे पास हाई एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा प्लांट है जो इंडिया में लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा, जो पॉलीमर को, प्लास्टिक को, अलग अलग प्लास्टिक को अलग भी कर सकता है, कलर को अलग कर सकता है। ऐसा करके आज हम भारत के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम इज्जत बना रहे हैं। निखिल कामत, ज़रोदा का मालिक, हमारी कंपनी में इन्वेस्टर है। इसके अलावा बड़े बड़े FDI हमारी कंपनी में आई हुई है। आज हमारी कंपनी पूरे भारत में एक लोगों की आशा की किरण बनी हुई है और हम लोगों को दिशा दिखा के दशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने अपना वर्चस्व जमाया है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। वेरी नाइस सर। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने एब्रो इंडिया में सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर लिया है, व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव पुट फोर्थ फॉर सेलेक्टिंग सोनू सूद एज ए ब्रांड एम्बेसडर? हम जब ढूंढ रहे थे अपने पास, तो आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े कलाकार भी मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत बड़े बड़े नाम भी है। हमें लगा यार हमें ना वो कलाकार अपने आप में पॉपुलर होंगे, लेकिन उनके पर्सनल रेपुटेशन क्या है। हमने कहा सोनू सूद की पर्सनल रेपुटेशन है, एकदम रोबस्ट है। कोविड के टाइम में जो उसने सेवा करी, मुझे नहीं लगता पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा इंसान होगा जिसके दिल में वो बात धड़कती हो जिसने किया समाज के लिए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि पूरी ट्रेन की ट्रेन बुक करा दे, पूरा एरोप्लेन बुक करा दे, पूरी कार की बुक, बसेस बुक करा के किसी को भेज दे, कैसे कर सकता कोई इंसान। उसने किया, ईमानदारी से किया। जब मैं मिला उनसे, उनकी कितना सच्चाई को देख के इतना मन खुश हुआ। मैंने कहा ओ गॉड,
हम बहुत खुशनसीब है कि सोनू सूद जैसा इंसान हमको मिला। उनको भी बहुत अच्छा लगा हमसे मिलके। उन्होंने बोला सुशील जी, लोग मेरा फायदा लेने आते हैं। बोला पहली बार आज एक ऐसा इंसान मिला जो मेरे को मेरा फायदा लेना नहीं चाहता है, बल्कि हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। बोला मैं आपकी खूब मदद करूंगा। तो सोनू सूद हमारे 3 साल से ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत ही दिल खोल के इज्जत सम्मान के साथ में हमारी सपोर्ट भी करते हैं, एंडोर्स भी करते हैं, वेट भी करते हैं। और आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी फिलॉसफी जो है सबका साथ सबका विकास, साथ साथ में पूरे देश के अंदर आपको क्या बताऊं, मतलब मैं अनुराग जी आपको सुनकर अजीब लगेगा, 2002 में मैंने अपनी प्लास्टिक फर्नीचर की जर्नी की शुरुआत की थी। 2026 में 24 साल के बाद जब मैं आपके पास बैठा हूँ, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि मैं मिनिमम 200 लोगों को काउंट करके बोल सकता हूँ जो 200 रुपये 500 रुपये लेके आए थे आज करोड़पति हैं। 1-2 करोड़ के नहीं दोस्त, 25-50-100 करोड़ के करोड़पति हैं। ऐसे 200 करोड़पति मैंने पैदा किए। मैं 200 जानबूझ के कम बोला, 500 बोल सकता था, लेकिन मैं 200 ही बोला। मैं अगले 200 करोड़ लोग नए करोड़पति पैदा करने जा रहा हूँ। कैसे? मैं भारत में एक ऐसी कंपनी हूँ जो प्लास्टिक फर्नीचर, मेरा प्लास्टिक फर्नीचर भारत के अंदर बाकी कंपनियों के सामने 40% चीपर है। हमारी पहली कंपनी जो 3 साल की गारंटी देती है, और हमारी पहली कंपनी जो 100% मनी बैक गारंटी देती है। अपने गारंटी के पीरियड में मान लिया आपको बोला यार ये मैं इसको 2 साल यूज कर, मेरे को पसंद नहीं आया, अभी वापस करना है, आप वापस कर दो, आपने जितने पैसे 100% वापस ले लो, हम आपसे आर्गुमेंट नहीं करेंगे। इस प्रकार का करने की हिम्मत किसी और की नहीं मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, पूरे देश में 30,000 डीलर नेटवर्क से हम काम करते हैं। और मेरे प्रोडक्ट इतने शानदार है कि मैं किसी लड़के ने पिछले एक हमारी चेयर के ऊपर मोटरसाइकिल चला दी, वो कुछ नहीं बिगड़ा। हमारी चेयर के ऊपर 5 लोग 300 किलो का वजन रख करके बैठ करके अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। मैं इतना शानदार प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो आज मेरे दिल में क्या आई, मैं पूरे देश में जो भी जहां बैठा हो, जैसे भी हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, पैसा हो, नहीं हो, डजंट मैटर, मेरे पास आए और बोले कि हाँ जी मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं जीरो इन्वेस्टमेंट पे, ZERO, जीरो इन्वेस्टमेंट पे उनको 4 लाख रुपए का माल दूंगा क्रेडिट पे, उनको ट्रेन करूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, मेरी खुद की टीम आएगी, उनको ट्रेनिंग देगी, और ऐसा करके उनकी जिंदगी बदल डालूंगा। उनके जीवन में आप ये मान के चलेगा कि उसने अगर साल में 1.5-2 करोड़ रुपए का काम कर लिया तो 15% के करीब उसको अमूमन मिल जाएगा, बड़े आराम से, बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे हुए 25 से 30-35 लाख रुपए का खर्च की उनकी कमाई हमारे कलर ब्रांड से शुरू हो जाएगी। और साथ साथ में क्या होता है, कभी कभी ना यश होता है, जैसे हमने किसी को काम दिया तो लोग बाकी दूसरी कंपनी मैट्रेस बनाने वाली है, हाउस होल्ड बनाने वाली है, या फिर स्टील अलमीरा बना ली है, या फिर वुडन फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो देखती है अच्छा एवरो की डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास, तो ये तो आदमी ठीक ही होगा, उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस कर रखा, तो उसको रातों रात दूसरे पास 5-7-10 कंपनी से उनको और माल मिलने से होता है। जहाँ 4 लाख का माल हमने दिया, 2-2 लाख का माल उन्होंने दिया, मालो पर 12-15 लाख का माल आपका क्रेडिट में आ गया, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। तो मैं अब परस्यूट में पूरे भारत में मेरे को 200 नए करोड़पति पैदा करने हैं, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर एक बिफोर हम लोग इसको एवरो को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें और आपके जो मिशन है उनके बारे में बातचीत करें, उसके पहले मैं जानना ये भी चाहता हूँ कि बिफोर एवरो जो आपने 24 साल पहले स्टार्ट की, यू हैव ऑल्सो मेंशन्ड कि लगभग 15 ऑर्गेनाइजेशंस आपने बनाई और फिर कोई और उनको अब ओन कर रहा है। तो मतलब एवरो के पीछे बनाने का स्पेसिफिक रीजन क्या था? सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कशन इन एनी केस करेंगे, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई और फिर उनको छोड़ करके बट एवरो को ही क्यों कंटिन्यू किया? दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। कि भाई देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो सोने की मुर्गी आपको रोज अंडा दे रही हो आप उसको कभी नहीं काटोगे। क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मुझे पता है कमाई और पैसा किसको कहते हैं। मैं एक पैसे की वैल्यू करता हूँ। जब मैंने इतने सारे बिजनेस करते वक्त आपको लगा बिजनेस क्यों छोड़ दिए, कभी कभी क्या होता है ना भाई, आपके मैं एक मेहनती और कर्मी इंसान हूँ। मैं इससे अपने मेहनत और कर्म के अलावा को दिमाग नहीं लगाता, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है जब आप जिनका जुड़ जाते हैं वो उतनी छोटी सोच रखते हैं, उनको लगता है दिमाग में सुबह शाम स्कीम चलती रहती है कि कैसे हम इस कंपनी को हड़प ले, कर ले, वो कर ले। ऐसा मेरे साथ दिल खोल कर डिजास्टर हुआ, बार बार डिजास्टर हुआ। कहीं ना कहीं इसी परेशानी के चक्कर में मुझे बहुत सारी जगह एग्जिट करना पड़ा, मुझे दुख भी आया, लोगों मेरे साथ लुटा खसोटी भी करी, मेरे को प्रैक्टिकली जीरो बना डाला। एक बार नहीं कई बार जीरो बना डाला, मैं डिप्रेशन में आ गया, मैंने सुसाइड करने की भी ठाने की मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं यहाँ तक भी पहुंच गया था क्योंकि मैंने देखा यार हम तो ईमानदारी इज्जत से काम कर रहे हैं, लोग आपको समझ ले रहे हो, आपको बेवकूफ बना के, बुद्धू बना के आपको पूरा लूट लाट लिया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। बट इन एनी केस मैंने सोचा यार चलो काम करते, इससे आगे निकलते हैं, शायद हमारी किस्मत को कुछ कर्म लेन देना होगा, अपना खत्म कर डालते हैं। तो आप मान के चलेगा कि मैंने जब प्लास्टिक फर्नीचर की शुरुआत की तो मैंने खुद शुरुआत नहीं की थी। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बहुत भरोसा करता था। वो बोला सुशील मेरे को काम करना तो तेरे साथ ही करना, नहीं तो किसी का काम नहीं करना, तू करना चाहता तो बता। तो पहले मैं हिचकिचाया, फिर वो बोला देख तेरे को करना तो कर ले, मैं किसी का काम नहीं करूंगा।
तो मैंने रिसर्च करने का 2002 में मैंने इसकी शुरुआत करी। हम दोनों ने पैसा लगाया, साथ साथ में मैंने बैंक से पैसा भी लिया, इतना पैसा था नहीं हमारे पास, लेकिन लगाने के बाद जो हमने प्रगति करी दिन रात, ओ माय गॉड, स्टेलर, हमने धुआं उठा दिया। कहाँ हमने एक मशीन की शुरुआत की थी, पहले साल में मैंने 10 मशीन लगाई, 3 प्लांट ऑपरेट किए, गाजियाबाद में, लुधियाना में और जयपुर में। फिर उनको मैंने किसी को करप्ट कर दिया कि भाई अरे इनके सुशील अग्रवाल के पास है क्या, ये तो बेकार का आदमी है, बुका है, ऐसा वैसा, पैसा ही नहीं है, देखो बैंक के लिए बैंक से पैसे लेके लगाया, हमसे बात कर लो, हमसे काम कर लो, हम करोड़ों रुपये लगा देंगे, आज को 10 करोड़ पर रख देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। आदमी भटक जाता है, फिर बोलता है ये तो आदमी चोर चक्का है, बदमाश है, बेकार है, यूँ है, वो है, ऐसी वैसी। तो उनके साथ हमारा कहीं ना कोई डिस्प्यूट हुआ, फिर उन्होंने बहुत सारे लांछन में लगाए, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने सब जगह से वेरीफाई कर लेते हैं, इंसान को होता है ना, फिर मेरा आपका झगड़ा हो गया, फिर आपके जो दुश्मन थे उनसे जा जाके बात करेगा इंसान, अच्छा जी कैसा आदमी था, कैसा आदमी था, सब बोला नहीं जी ठीक है जी, उसमें कोई तकलीफ नहीं दी थी, वो थी। तो अल्टीमेटली जब उनको कुछ लगा नहीं निकला तो कहते जी हमारे से गलती हो गई, हमें तो ऐसे डाउट हो गया था। अब डाउट होने के कारण इसके कैरेक्टर असैसिनेशन थोड़ी कर दोगे, हमने इस रिश्ते को खत्म कर दिया, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं खुद चलाता रहा, मेरे भाई थे, फिर एक स्टेज पे जाके हमारे भाई और हम भी अलग हुए, और आज मैं अकेले मान के चले 24 साल से चला रहा हूँ, जिसमें कि कुछ साल हमारे पार्टनरशिप पहले रहे, फिर 2010 तक हमारे भाई की पार्टनरशिप रही, और आज 16 साल से मैं, मेरी फैमिली, हम उसको चला रहे हैं फैक्ट्री को, और भगवान की जैसे खुश है। तो मुझे लगता है कि भी जो मुझे 2 पैसे कमाई मिल रही, इज्जत मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैंने ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने एब्रो इंडिया लिमिटेड के साथ साथ में एब्रो रिसाइकलिंग लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी और बनाई, जहां पर हमने भारत की नहीं एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, जो कई सालों की अथक मेहनत के बाद लग पाया। काम करने के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर आज जब डिस्ट्रप्शन आ गई है, प्लास्टिक पॉलीमर जो 85 रुपीज को आता है 170 पे जा चुका है, हम अपनी जगह इतने स्ट्रांग बैठे कि हमारा जो प्राइस 85 रुपीज के हिसाब से चलता था माल का, वही आज भी दे रहे हैं हम लोग शॉक्ड है, हैरान है कि ऐसे कैसे कर सकती है कंपनी। हम कर सकते हैं, हमारी औकात हैसियत है, हमें करना आता है, क्योंकि हम रिसाइकल प्लास्टिक भी बनाना जानते हैं, हम ग्रैनुल बना करके उससे प्रोडक्ट बनाने की हिम्मत रखते हैं। साथ साथ में ऑटोमोटिव कंपनी, बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, ऐसी कंपनियों को माल दे रहे हैं। साउंड बोर्ड्स आपके होते हैं, इसके लेट से साउंड बार्स है, म्यूजिक सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, उसको दे रहे हैं, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, इस तरह के फर्नीचर तुम बनाते हैं। हमारी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है अनुराग जी रिसाइकलिंग प्लास्टिक के अंदर। आज पूरे भारत में मुझे डैडी ऑफ प्लास्टिक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब मैंने रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनाया तो लोग बोले ये तो डूब जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चल ही नहीं सकता, टूट जाएगा, खराब है, यूं है। लोगों ने पैसा रोक दिया, मैं रुका नहीं, मैं बढ़ता चला गया। 1 साल के 3 साल की गारंटी देने की शुरुआत करने की पूरे भारत में मैंने पहल करी। 100% मनी बैक गारंटी पूरे भारत में मैं ही देता रहा। जब लोगों ने देखा यार इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ है, पैसे भी कमा रहे हैं, लोगों ने एक गाड़ी पे 1 लाख रुपए कमाया, तो लोग हमारे फैन हो गए। तो पूरे भारत के अंदर 2008 के बाद 6 साल लोगों ने वॉच किया, 2008 के बाद बाढ़ आई, पूरे भारत में लोगों ने दुनिया भर की फटियां लगा दी। आज पूरे भारत में 5,000 करोड़ रुपए का एक गठन हुआ इंडस्ट्री का, जिससे प्लास्टिक फर्नीचर बनता है। 5 लाख टन रिसाइकल प्लास्टिक उसमें कंज्यूम होता है। और जब लोगों ने कहा, बोला यार इस इंडस्ट्री के जनक या पापा तो यही है, पहले पापा बोलते थे लोग कि यार ये तो पापा हमारे सबके, बोला ये इसलिए सब कुछ शुरू किया, ये भीष्म पितामह की तरह। फिर हमारे निखिल कामत जो कि हमारे इन्वेस्टर थे, उन्होंने कहा यार तुम तो डैडी ऑफ प्लास्टिक हो। मैंने कहा इतना नाम अच्छा लग रहा है, तो मैंने भी अपने वेबसाइट लिंक्डइन में डाल दिया कि डैडी ऑफ प्लास्टिक हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। और आज मेरे मन में भावना है कि जब लोग मुझे इतना मान सम्मान प्यार देते हैं, मुझे प्लास्टिक क्या है पता है, मुझे आप आंखों पर पट्टी बांध दीजिएगा, मेरे हाथ में प्लास्टिक रख दीजिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ वो प्लास्टिक में कितना फिलर होगा, कि क्या रेट का प्लास्टिक होगा। इतनी एक्सपर्टीज हमारे अंदर आ गई है। तो मेरी इच्छा क्या हुई, पूरे भारत के अंदर मैं एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया जिसको कहते हैं ऑपरेशन शुद्धि, जिसके तहत आप सोचिए कि पूरे भारत का जितना प्लास्टिक कचरा इधर पड़ा है, एक तो जो कि होटल, थिएटर, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, हर जगह से प्लास्टिक रोज डस्टबिन में डाल देते। एक लेटर से घरों से प्लास्टिक निकलता है, एक इंडस्ट्री से प्लास्टिक निकलता है, एक दुकानों से भी जो भी अपने यूज कर के फेंक देते हैं, मल्टीपल जगह से मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं पूरे भारत में अपने ही डस्टबिन, बड़े बड़े बॉटल साइज के ब्यूटीफुल 6 फीट की हाइट के डस्टबिन 10-10 हजार रुपए के डस्ट, इसकी कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लीजिए। सारा स्क्रैप भी हम उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसकी कॉस्ट भी आप मत दीजिए। आपके प्लास्टिक जो आता है उसको आप कबाड़ी को दे करके, जो कबाड़ी उसको डाउन साइकिल कर देता है, जो प्लास्टिक 100 रुपए किलो का था उस प्लास्टिक को वो 20 रुपए किलो का बना देगा, फिलर बना देगा। उसके बदले में आप हमें देंगे, हम 100 रुपए किलो का प्लास्टिक बना देंगे। हमारी औकात, हिम्मत, ताकत है, हमारे पास लेबोरेटरी भी, हम सब कुछ अपने सिस्टम रखते हैं। टेक्निकल डेटा शीट संग में आता है। तो मैंने क्या किया, आज पूरे भारत के अंदर मुहिम छेड़ी है ऑपरेशन शुद्धि के तहत। जितने लोग वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं वॉलंटियर जुड़ जाएगा, जितने लोग
लोग स्क्रैप देना दे सकते हैं, जितने लोग हमारे साथ रैक पिकर, जिनको आप सोचिए कोई रैक पिकर है वो प्लास्टिक उठाता था, तो मुझे गुंडा माफिया, जो माफिया वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, केवल बदमाशी करते हैं, उस गरीब को ना एक्सप्लॉइट करते थे, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए दे करके उसको भगाते थे, धमका देते। अच्छा बाई चांस वो बोले कि नहीं मेरे को, तेरे को नहीं देना, तो कोई लेता भी नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसे लोगों को हम 20 रुपया किलो देंगे अनुराग जी, यानी कि अगर जो किसी ने 4-5 किलो प्लास्टिक उठा लिया रोज का, तो 100 रुपए इसको मिल जाने के कारण, और रात को भूखा नहीं सोएगा। मैं 5 लाख लोगों का गठन कर रहा हूं पूरे भारत के अंदर, 50,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, प्लास्टिक जो कि समाज के लिए श्राप बन चुका था, स्क्रैप बन चुका था, ट्रैश बन चुका था, उसको कलेक्ट करके, उसको रीपर्पस करके 50% वर्जिन प्लास्टिक को रिप्लेस कर दूंगा। और ऐसा करके 50,000 करोड़ रुपए की शुरुआत में पहले फेज में कर रहा हूँ, पहले फेज में। और अगर जो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट मिल जाए, एक ब्लेसिंग मिल जाए, एक ये इनकी वो ये आ जाए कि यहाँ पे ऑपरेशन शुरू से लोग जुड़े, तो मैं वायदा करता हूं अनुराग जी, मेरा अगला मिशन है 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने का। ये मेरा चल रहा है इस समय काम। वेरी गुड सुशील जी। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि प्लास्टिक या मोल्डिंग का जो बिजनेस है ना, बहुत ही वनीला टाइप का बिजनेस है। आप देखिए, मतलब वो छोटे से गांव में भी वो मग, बाल्टी, फर्नीचर ये सब मिलता है, और एक बिल्कुल पॉश शोरूम में भी मिलता है। तो इन जनरल थोड़ा सा हमें टेक्निकली थोड़ा सा वैसे समझाइए कि दोनों की जो क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब सिलेक्शन ठीक है, टच करके तो आ ही जाता है, बट अगर वो एक कोई 10 रुपए का मिलता है, फिर वो दूसरा 100 रुपए का मिलता है, उसके हेल्थ हैजार्ड क्या प्रॉब्लम है, या जो 10 रुपए वाला है उसमें क्या क्या नुकसान है? फायदा तो है ही कि अफोर्डेबल है, बट नुकसान क्या क्या है? 3 तरह के प्लास्टिक मार्केट में चलते हैं। प्लास्टिक 3,000 टाइप के हैं, लेकिन जो प्राइमरली कैसे, एक तो वर्जिन प्लास्टिक जो रिलायंस, HML, IOC या इंपोर्ट से आया, जो एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास ग्रैंड व्हाइट चमकता रहता है एकदम, है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्लास्टिक। वो करीब मान लो फूड ग्रेड इंडस्ट्री हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, सारी वही यूज करती हैं, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिकेशन भी है, वो ज्यादा से गलती भी नहीं करना चाहती वगैरह वगैरह, तो इट्स ओके, वो करते थे। Environmental compliance point of view? No, not really. No. Okay. They had no concern about environment. Okay. They were only using because they felt कि it is safest thing to do by the fresh material. लेकिन उसके बाद में आप सोचिए कि लेटर से आप मारुति हैं या फ्लेक्स है, आप अपने यहाँ जितनी ट्रिम्स कट जाती हैं, या रनर होता है, रनर क्या होता है, जब कोई चीज बनानी होती है तो उसमें पॉइंटर होता है, तो उसको रनर बन जाता है वहां पर। रनर है, ट्रिम्स है, ये है, ये आपके रिजेक्ट्स है, वो तो कुछ खराब हुआ है ना, कोई यूज हुआ ही नहीं ना, तो फैक्ट्री का स्क्रैप है। तो ऐसा स्क्रैप जो है वो हम लोग ले लेते हैं, और ले करके उससे प्लास्टिक फर्नीचर बनाते हैं, जो 40% सस्ता मिलता है। वर्जिन का 100 रुपए था, तो आज फ्लेक्स ने मुझे 60 रुपए में दिया, तो 60 रुपए का प्लस बना, जब मैं फर्नीचर बनाऊंगा, मेरी फर्नीचर की क्वालिटी में और 100% वर्जिन बनाई हुई क्वालिटी में 1 रुपए का फर्क नहीं हो सकता। मैं गारंटी और चैलेंज करता हूं, एक काम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन सा किससे बना हुआ है, एक ही प्रोडक्ट 2 क्वालिटी से बना के उसको हर तरह टेस्ट करके दिखाइएगा, मैं गारंटी चैलेंज करता हूं, मेरा प्रोडक्ट फेल हो जाए उसके सामने, तो मैं एक नहीं 1000 पीस फ्री देने को तैयार हूं। तो हम लोगों ने क्या है, इस प्रकार से ना, दैट इज सेकंड लेवल ऑफ प्लास्टिक। एक थर्ड लेवल ऑफ प्लास्टिक है, दैट इज जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो गटर वटर में पाया जाता है, जिसको लोग बिल्कुल गंदगियां डाल देते हैं, जो सॉलिड वेस्ट में आप देखें बड़े बड़े पहाड़ बने पड़े। सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज तो है ही है। हाँ। वो सिंगल यूज, कोई भी बॉटल, ये सब चीजें जो है, बॉटल वगैरह सिंगल यूज नहीं है ऐसे तो। हाँ, बॉटल, हाँ वैसे सिंगल यूज है, कहने एक बार यूज किया फेंक दिया, ओके। बट इन एनी केस जो इतना बड़े पहाड़ बने पड़े हैं भलसवा के पास, यहाँ पे गाजीपुर वगैरह में, ये क्या है, वो प्लास्टिक जो है ना, वो पतली पतली पन्नियां बन्नियां जो उसमें जा करके सारी चौक हो चुकी है, सारा खत्म हो गया, प्लास्टिक में कुछ जान बची नहीं रहती है, वो जलाने के ही काम आता है। लेकिन इससे पहले भी एक प्लास्टिक है जो कि लेटर से आज में, जैसे आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, यहाँ वहाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह से जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, इसके अलावा दुकानों के पास से प्लास्टिक के कवर है, आपके घरों से मिल्क के पाउचेस हैं, सीमेंट, सॉल्ट, शुगर, पुट्टी के बैग्स हैं, जिनको लोग ध्यान नहीं देते, उसको उठाकर डस्टबिन फेंक दो। वो जो प्रोडक्ट है वो है देश की एक बहुत बड़ी विरासत, जो लाखों करोड़ रुपए का है, जिसको मैं रिपर्पस कर रहा हूं। अब मैं प्राइमरी वालों को बात नहीं करता, तुमको जो लेना ले लो, जो सेकंड वाले थे, जो इंडस्ट्री से उठाते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो समाज के अंदर कचरा जो आपके घरों में होता है, मिल्क पाउच के रूप में, सीमेंट सॉल्ट के रूप में, पुट्टी के रूप में, या फिर लेटर से आपके पास किसी प्रकार आलू पटाटो का इसका उसका कवर था, ये था वो था, या सिंगल यूज प्लास्टिक था, वो सबका सब हम ले करके उससे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो वेस्ट था उससे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। ये है डिफरेंस।
सस्टेनेबिलिटी तो हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। ये सब पहले कचरे में जाता था, अब उसको मैं रोक रहा हूं। जो सॉलिड वेस्ट में चला गया, जो गटर में चला गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे लायक नहीं है। लेकिन जो थर्ड ग्रेड का प्लास्टिक था, जिसको समाज ने डिस्कार्ड करके बोला अरे छोड़ो ये तो किसी काम का नहीं है, कचरे में फेंक दो। जैसे सीमेंट के बैग है, कभी ऐसा सुना है किसी ने उसको उठा कर रखता होगा और किसी को देता? कोई नहीं करता। मैं प्रोसेस करता, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं सीमेंट के बैग, पुट्टी के बैग, कंटामिनेटेड बैग कोई भी लेकर आ जाइएगा, मैं इतना शानदार प्रोडक्ट बना दूंगा, आप शॉप में जाओगे बोले सर ये इसी से बनाया मैंने, सीमेंट के बैग से जिसको मैंने फेंक दिया था। जी हाँ, मैंने उसी से बनाया, इतनी कैपेसिटी है मेरे पास। अच्छा, एक और चीज जो जैसे आप बोल रहे हैं कि 40% चीपर है, तो इन जनरल इस तरह के प्रोडक्ट में मतलब मार्जिन साइज क्या है? 60%, 80%, या मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुछ भी नहीं है, या ब्रांड की वैल्यू है? हाउ मार्केट जो है वो इस तरह के बिजनेस को कैसे मतलब ऑपरेट कैसे करता है? बहुत अच्छा, मैं उसको बताता हूँ आपको। लेट्स इमेजिन, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, हाँ, कोई देश की मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, हाँ, 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, उसका प्रोडक्ट है, उसको जब बेचता है अनुराग जी, आपको शॉक लगेगा सुन के, उसे मात्र 1 से 1.5%, 2% ऊपर मार्जिन नहीं मिलता। सारा मार्जिन वो एमएनसी खा जाता है। हम जैसी कंपनियां जो अनब्रांडेड कंपनी है, और हम अपने पास जब लेटर से इस प्रकार का माल उठाती हैं, जो फ्लेक्स से उठाया हम लोगों ने 60 रुपए किलो का, और अपना माल बना के दी, तो हमारा माल जो 100 रुपए किलो के माल से बना था उससे अच्छा लगता है देखने में। अच्छा, मार्जिन का गैप तो 40% आ गया ना सीधा, जो हमने सस्ते में दिया। अब वो लेगरूम जो है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो करीब 15% कमाता है, रिटेलर 40% कमाता है। 65% की कमाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर। वही आप जब बड़ी कंपनी की बात करेंगे, 2% होलसेलर कमाते हैं, 3-4-5% रिटेलर कमाता है। वो क्यों ले मान लेगा भाई, क्यों कमाई करेगा? तो इन्हें मान के चले हमारे प्रोडक्ट के अंदर एज ए कंपनी हमारा मार्जिन कम हो सकता है, क्योंकि जब हमारे बीच में कंपटीशन हो जाए तो मैं भी दे रहा हूँ, दूसरा भी दे रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो बल्ले 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 कर रहा है, हमारा रिटेलर जो बता मजे आ गए, मजे आ गए, क्योंकि जो प्रोडक्ट बड़ी कंपनी का 800 रुपए कुर्सी होती है वो हम 400 रुपए दे देते हैं, वो 700 में देगा तब भी मजे, वो 800 वाली 1000-1200 बेच नहीं सकते, बात खत्म हो गई। तो दैट इज द काइंड ऑफ एडवांटेज हमारी इंडस्ट्री में लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे भारत के अंदर प्लास्टिक फर्नीचर का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, जहां पे कोई चीज का डिफेक्ट, कोई नॉनसेंस, कोई लॉस है ही नहीं, बिल्कुल भी। एक और क्वेश्चन है बिजनेस मोडालिटी पे ही, कि एक तो है कि ब्रांड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर एज ए कंपोनेंट, क्योंकि सप्लाई चेन में ये इम्पोर्टेंट बहुत है। और अगर ब्रांड तो एक अपने आप में कोई स्टैब्लिश ब्रांड है, बहुत पुरानी है, मल्टीनेशनल है, तो अब उसका एक अपना एडवांटेज तो उनको रहता ही है। इन जनरल टेक्नोलॉजी साइड में, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ऐसा स्पेसिफिक कुछ टेक्नोलॉजी पेटेंट या ऐसा भी कुछ होता है, या सब वनीला टेक्नोलॉजी है जो सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ही गेम है? ये दुर्भाग्य है जी मानवता का। पता क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां काम कर रही है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री मैं बताऊं, वो खुद नहीं बनाती। हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा उनको भी लिखा होगा मार्केटेड बाय एक्सवाइजेड, मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन करता है? हम जैसे लोग करते हैं। हम जैसे लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जॉब वर्कर है, उनको जॉब कर करके देते हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, हमसे 4 रुपए मिले रहे। इट्स एग्जांपल, एक टी शर्ट है, आपने 400 रुपए की ली और आपने ब्रांड लगा दिया, नाम नहीं ले सकता, लेकिन 6,000 रुपये बेच रहे हैं आप, तो मैंने क्या कमाया? उन्होंने तो मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं ना, सारा प्रेशर तो मेरे ऊपर है ना। तो ब्रांड बनाने के अंदर जो मजे जिंदगी वो लगते हैं, मैं आपको वायदा करता हूँ अनुराग जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है, जो बहुत तो नॉट अवेलेबल, नो आई ओनली बाय ब्रांड, वो तो सिर्फ उसका बकवास का तो कोई इलाज नहीं है, जो गवर्नमेंट में जिंदगी जीते हैं। जिन लोगों को लगता है नहीं यार अच्छा ब्रांड ले लो, पता नहीं क्या चीज खराबी हो जाए, वो दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको यही नहीं पता कि उससे अच्छी चीज और भी अवेलेबल है। एक थर्ड क्लास की चीज भी है जो पूरे समाज के अंदर सबसे सस्ती घटिया व्यक्ति है, और लोगों की ऐसे लोगों की कमी नहीं है, वो पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। क्या होता है ना, जब आप ऐसे कस्टमर लेना चाहो, से मान के चलो 10% कस्टमर जो ब्रांडेड मान लेता है, मेरे पास पूरा सर्वे है, 12% कस्टमर पूरे भारत में ऐसा है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता है, 72% कस्टमर ऐसा है जो कॉन्फिडेंस पर खरीदता है, विश्वास पर खरीदता है। ओके, आज 72% विश्वास पैदा करने के लिए हमारे को करना क्या चाहिए? जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उस पर तकलीफ परेशानी नहीं आएगी। तो कस्टमर माल लेता है, खरीदता है, भाग भाग के, रिपीट सेल्स उसी की ही आती है, और वही पूरे देश का सिस्टम का एक आधार बन जाता है। वो उसकी बेंचमार्किंग कमर उसी की है, ब्रांडेड आइटम की नहीं है। ब्रांडेड की तो 12% ही है सिर्फ, बाकी की है। इसके अलावा कुछ 20 से 30% कंपनी ऐसी होती हैं जो बहुत सस्ते घटिया माल बेचती हैं, वो मार्केट का सेगमेंट खराब कर देती है। लोगों को विश्वास हट जाता है कि यार एक कुकर है 1800, कोई बोल रहा है, कोई बोलता है 600 में दे दूंगा, आदमी बोलता है 600 का लो, 1800 का लो।
जबकि हो सकता है कि 1200 वाला कुकर बहुत ही अच्छा 1800 से बेटर का कुकर हो, लेकिन इंसान डर के मारे 1200 वाला भी लेता, फिर या तो 1800 लेगा 600 का लेगा। इस प्रकार की तकलीफ आ जाती है। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर्टेनली इस तरह के रोल में बहुत सारे मिशन और एक्टिविटीज भी प्लान होती हैं, रोड मैप बनता है। From your perspective, what are the specific missions that you have in your mind to make maybe I think such domestic brands successful? देखिए, जो फर्नीचर में मैंने किया, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने कहता एकले से शुरुआत था, कारवा बन गया, पूरे भारत में 5,000 करोड़ का इकोसिस्टम शुरू हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कुछ 6 मिशन अपने पर्सन ले रखे हैं, वो आपके सवाल से हटके हैं, फिर भी मैं उनको कहना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला है मिशन, दैट इज कॉल्ड मिशन प्रगति, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कही। मिशन प्रगति क्या है? पूरे भारत में 200 नए करोड़पति मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एट जीरो इन्वेस्टमेंट। लोगों को भरोसा नहीं आता, लोग पता है क्या होता है, हर चीज स्कैम ही है, स्कैम है। तुम हर एक को डाउट की निगाह से देखते हैं। मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन हूँ, मेरे एक शब्द की रिकॉर्डिंग होती है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। ये बात लोगों को एहसास नहीं होता। पहली बात तो दैट इज कॉल्ड द मिशन प्रगति। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज मिशन शुद्धि, जो मैंने आपको बताया पूरे भारत के अंदर 5 लाख लोगों को मैं लाइवलीहुड दे रहा हूँ, रैक पिकर्स को जोड़ने जा रहा हूँ, प्लास्टिक को रिपर्पस करने जा रहा हूँ, 50,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। थर्ड है मेरा मिशन, दैट इज कॉल्ड द मिशन ज्ञान दान। मिशन ज्ञान दान, ज्ञान का दान, ज्ञान का दान, मिशन ज्ञान दान। तो दैट इज माय मिशन थर्ड, कि जब मैंने सोचा यार मेरे को ना सुशील अग्रवाल जब तक जीऊंगा तो 100 दिन देश के नाम मैंने कमिट कर रखे हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में, अनुराग जी, मैं क्लेम करता हूँ, कमिट करता हूँ कि किसी भी कॉलेज को मुझे बुलाना हो, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, आईआईएम्स को, जिसको बुलाना बुला सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पैसा खर्च कर, फ्लाइट का, होटल का, ट्रैवल को, खाना पीना, मुझे आपकी चाय भी नहीं चाहिए, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा समाज के, देश के लिए, ताकि मेरा देश, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे जो हैं उज्जवल हो जाए। जिस हालत में हमें देश मिला था हमने संभाल लिया, मेरे देश को तुम संभाल के रखना, इसलिए तुम्हारी तैयारी करना चाहता हूँ। 100 दिन देश के नाम, दैट इज मिशन ज्ञानदान। फिर मेरा चौथा एक बहुत बड़ा मिशन है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड मिशन महादान। महादान क्या है? आप सोचिए, मैं बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य की बात बताता हूँ। हर समय कोई ना कोई मर रहा है और कोई ना कोई जी रहा है, ये सबको पता है। दुर्भाग्य पता क्या है? लोग ये नहीं जानते कि 5 लाख लोग हर साल हॉस्पिटलों में मर जाते हैं। किस लिए मर जाते हैं पता है? ऑर्गन डोनेशन के कारण। मैंने ये कार्ड रखा मेरे पास, डोनर कार्ड, 26 साल पहले साइन किया था, जो मैं अपना लेके घूम रहा हूँ। इस कार्ड में मैंने लिखा है कि मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स जितने अच्छे रिट्रीव कर लिए जाए मेरे जाने के बाद। उसके अलावा जो बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट को दी जाए, ताकि उनको जरूरत पड़ती सीखने के लिए। कुछ बच जाए तो गंगा जी बहा देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जाने के बाद लोगों में जीना चाहता हूँ, एंड इसलिए इसको मैं बोलता हूँ मिशन महादान। ये मेरा मिशन है। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ पूरे भारत में लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। मैंने कई लाखों लोगों को प्लेज करवाया, अनुराग जी, प्लेज करवाया, और जाके गवर्नमेंट की साइट है नोटो, NOTTO, उस पर जाकर रजिस्टर किया लोगों ने। तो मेरे दिल में एक मिशन है, जब तक जीऊंगा मिशन महादान के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में मैं पूरे देश में चैंपियनिंग करूंगा, बोलूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, करना जरूरी है। 5वां मेरा मिशन है मिशन आशीर्वाद। देखिए, हमारे समाज का ढांचा कैसे है? स्त्री और पुरुष, बस इतने में खत्म हो गया क्या समाज? एक और समाज भी तो है, किन्नर समाज। किन्नर को पैदा नहीं करता। हम और आप जैसे परिवार, जो लड़कियों प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वही पैदा कर सकती है ना? जिसका प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं हो तो कहां से पैदा करेगा? आप सोचो, दुर्भाग्य देखो हमारे देश का कि 5 करोड़ किन्नर पूरे भारत में हमेशा है, और बढ़ रही तादाद। जो किन्नर बेचारा पैदा हुआ तो किसी के घर में पैदा हुआ, जैसे कि किसी घर में कोई अगर जो लंगड़ा लुड़ा भी पैदा हो जाए, या फिर लेट से कोई दिमाग से खिसका तभी पैदा हो जाए, उसको भी लोग रख लेते हैं। लेकिन किन्नर को छोड़ देते हैं बेदर्दी के साथ, समाज में पिटने के लिए, बदतमीजी होने के साथ उनको रेप करते हैं, लोगों को एक्यूज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उनके साथ क्या नहीं करते, सारा समाज का सारी गंदगी उनसे हो जाती है। और दुर्भाग्य देखिएगा, उन्हीं लोगों को बुलाते हैं शादी के टाइम में, आके उनको आशीर्वाद देके जाओ, घर बन गया तो आशीर्वाद देके जाओ। अरे वो जो लोग आशीर्वाद देने लायक हैं वो अब्यूज कैसे सहेंगे भाई? तो मैं पता क्या करूँ नाग जी, मैं एक शानदार मॉडल फैक्ट्री बना रहा हूँ सिर्फ किन्नरों के लिए, जो वही ऑपरेट करेंगे, वही ओन करेंगे, वही चलाएंगे सब कुछ, सारी ओनरशिप उनकी, सारी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी, लॉस नहीं होने देंगे। लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका।
ताकि मैं चाहता हूँ आपको जीविका का आधार मिले, आप जिंदगी में जी सके। मैंने बहुत लोग इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट भी किया, उन्होंने कहा जी हमको बाबू कोई काम नहीं देता, हमको काम करने को तैयार, बोला देव तो सही। तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ में यही मोक्ष है, पूरे भारत को मैं जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भाई तुम अगर जो नहीं दे सकते कुछ भी उनके पास, तो एटलीस्ट उनके लिए जीविका का आधार तो क्रिएट कर दो। आज की जो पापड़ बनाने वाली हो या फिर ऐसे कपड़े बनाने वाले, भगवान के कपड़े बनाने वाले, दिया बनाने वाली हो, लैंटर्न बना, कितने सारे काम हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, इनको क्यों नहीं दिए जा सकते? हमारे दिल में सोच नहीं है, संवेदना नहीं है, हम ह्यूमनलेस है, हम बातें करते दिल की दिमाग की है नहीं हमारे पास, हम पैसे के माया के लिप्त लोग हैं, हम मानव नहीं, हम बिल्कुल दानव हैं। हमारी जिंदगी ऐसे जी रही है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं। मैंने सोचा है मैं उस मिशन को लेकर चलना चाहता हूँ, पूरे भारत में 5 करोड़ ट्रांसजेंडर्स को मैं इज्जत और सम्मान दिलवाना चाहता हूँ, मॉडल फैक्ट्री बना के उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के सबको इंस्पायर करना चाहता हूँ। इनको सम्मान दीजिएगा, इनको समाज में स्थान दीजिएगा और इनके लिए जीविका का आधार बनाइएगा। ये है मेरा मिशन, उसको मैं बोलता हूँ मिशन आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद परिवार है। छठा मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे रिसेंटली पता लगा। 2-3 महीने पहले कोई डॉक्टर पूनम है दिल्ली में, उन्होंने मुझे कॉल किया, सुशील जी मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट आप मेरे पास आए मिलने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा होता ना, इंसान पूछता जी एजेंडा बता, मैंने बोला मैं चलो ठीक है, किसी ने फोन किया कुछ बात है तो चलते हैं, कोई बात नहीं। मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि भाई आप इनका कॉल आएगा उनसे चले जाना। तो मैं गया तो उन्होंने मेरे को रोहिणी जेल नंबर 16 में लाया। तो मैं अंदर गया, फिर अंदर जाकर सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करी, तो बोले कि चलो मैं आपको जेल घुमाती हूँ। ठीक है, मैंने सोचा भी चलो, मैं तो कभी गया नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने कहा चलो देख लेता है, उसने कुछ दिखाया, इसका कुछ मिशन होगा। मैंने कहा मैं पहले चू चपड़ करने के बोले, मैंने कहा चलो, मैं 2 घंटे उनके साथ घूमा, तो मैं देखा उनकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग थी। फिर वहाँ पे जो कोई मेरे को कोई गिटार बना के कोई कर रहा है, कोई गाना कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई मुझे पूजा करवा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मैं सूट वूट पहन के गया तो लोगों को लगा कोई बाबू आया हुआ है। तो बहुत 2 घंटे में घूमा, मैंने लोगों की आंखों में उनके आंसू भी देखे, सब कुछ देखा। फिर वो बोले कि सुशील जी ये 2900 समथिंग 2807 या कुछ ऐसे थे, सॉरी नॉट 900, 2807 कैदी हैं इस जेल के अंदर 16 में। बोले ये सारे के सारे कैदी ना बेल पे छूट चुके हैं, लेकिन इनके जो बेल अमाउंट है 2000, 5000, 10,000 रुपए, वो इनके फैमिली को देने के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पड़े सड़ रहे हैं। आज़ादी के मिशन आज़ादी के तहत मैं पूरे भारत में सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है सारे कॉर्पोरेट से, बड़े बड़े लोग हैं, मैं नहीं मानता कि देश में पैसे की कोई कमी है, सिर्फ दिमाग, अपने दिल नहीं है, दिल की कमी है, दिमाग की कमी है, समझना, संवेदना की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। आज अगर जो पूरे देश में लोग चाहे ना, आधी जेल खाली सूखती है अनुराग जी, आधी जेलें खाली हो जाएंगी, ये अपने अपने घरों में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बताऊं, उसको छूटने के बाद 10 लोगों को मैं अपने पास जॉब पे रखूंगा। अरे जिसने सजा भुगत ली, जिसको जज ने सजा दे दी, जिसने अपने समाज के अंदर अपना जीवन खत्म कर डाला, उसके ऊपर आपको कोई हक नहीं बनता कि उसके ऊपर लांछन लगा के बोले तो चोर है, हो तो मान लिया चलो चोर है, उसने चोरी की, उसने उसका सजा भुगत ली, तो बाद में तो खत्म हो गई ना बात। उसके बाद तो छोड़ देना चाहिए इसको। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं करता, एक बार लेबल लग गया तो जीवन चोरी रहेगा इंसान। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं कहता उसने सब सजा भुगत ली है, अब उसको मौका देना चाहिए जीविका का आधार बनने का, जीने का। तो मैं 10 लोगों को अपने पास जॉब दूंगा और मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। अनुराग जी मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मैं तो चाहता हूँ पूरे भारत में जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर जो आप वाकई में आपको लगता है कि मेरे पास पर्पस है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को दो, मेरे नाम पे नहीं देना भाई, उनके अकाउंट में पैसे डलवाने हैं बकायदा। उसके अंदर क्या होगा कि सारी पेमेंट कोर्ट को जाएगी, कोर्ट उसके बाद में उनको बुलाएगा, फिर उनके कोई ना कोई एक उनका कोई भी ऐसा आदमी आएगा जो उनके बिहार पे श्योरिटी देगा कि हाँ भी चलो ये भागेगा नहीं, बेल से जब भी जरूरत मैं बुला लूंगा वगैरह वगैरह। 15-20 दिन का प्रोसेस करके तो छूट जाते हैं। जिसके दिल में इच्छा हो कि आप 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए जो भी देना चाहते हैं, सौभाग्य केयर फाउंडेशन के अकाउंट में दे सकते हैं। ऐसा करके इन लोगों को छुड़वा करके अपने परिवार से जीवन मिलने का, उनके परिवार से मिलने का। क्यों मालूम पड़ा, पत्नी यहाँ है, पति यहाँ है, पत्नी वहां पड़ी, बच्चे घर में बिलख रहे हैं। मैंने देखा सारा वीडियो कॉल पे सबको एक चीज देखा, मैंने जा के महसूस किया। तो मिशन आजादी के तहत मेरी इच्छा है इन सारे लोगों को छुड़वा करके उनको जीविका का आधार दे। ये मेरे मिशन है। आपके मिशन बहुत ही इंस्पायरिंग है और हम सब लोग की तरफ से बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के एक आदर सम्मान भी है और हम आशा करते हैं कि आपका मिशन अच्छे से आगे बढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा सहयोग भी देंगे। एक कंपोनेंट मुझे लगता है कि जो हमें थोड़ा सा टच बेस करना चाहिए वो है जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का, आपका जो प्लास्टिक का जो मोल्डिंग का जो बिजनेस है, उसमें आपने बताया भी है कि बहुत सारे लोगों को आप बोलते हैं कि आप यूज्ड प्लास्टिक लेकर के आइए और इतना हम आपको तुरंत पैसा देंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंडिया स्पेसिफिक है, ग्लोबल सब्जेक्ट है ये। और कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे जैसे समाज में पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे पुरानी चीज़ डिस्कार्ड होकर के नई चीज़ लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और इसी कारण से जो कंज्यूमरिज्म
एज ए पैटर्न है वो इस चीज़ को लेकर के उसका आउटपुट यही है कि जो इतनी सारी जो यूज्ड चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ इंडिया में देखा है तो पहले से हमेशा ऐसा रहता है कि आपकी एक चीज़ आपने खरीदी, जैसे बॉटल च्यवनप्राश का डब्बा मंगाया, उसको आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसमें कुछ और चीज़ यूज़ कर ली, बट धीरे धीरे वो जो कल्चर है वो देखा जाए तो कम हो रहा है। हम लोग इन जनरल नई चीज़ों को लेकर के ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उस तरह से पुरानी चीज़ों का जो डिस्कार्ड का मैकेनिज्म है वो बढ़ रहा है। तो एक तो हो सकता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है कि चलिए आपके पास में रॉ मटेरियल आ रहा है और आप उसको रिसाइकिल करके नया प्लास्टिक बना रहे हैं, बट कंज्यूमर बिहेवियर पर्सपेक्टिव में आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, हाउ दिस बिहेवियर कैन बी मेड मोर सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको चीज़ें अपने यहाँ रखे रहनी है और उसको बिल्कुल ताउम्र यूज़ करना है, बट इन जनरल व्हाट आर द मे बी आई थिंक 2-3 टिप्स जो कि लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजेस्ट करना हो। हमारे देश में ना दुर्भाग्य की बात है, आज भी ये धारणा है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में, एक्सेप्ट बहुत लिमिटेड 1-2% पढ़े लिखे लोगों को छोड़ करके, कि भैया जो रिसाइकल से बना हुआ है वो सब गंदा, घटिया, बेकार, बकवास है, वो खराब है, टूटेगा, खराब होगा, ये जो भी होगा व्हाटएवर जो भी है, उसके अंदर मतलब सारी भ्रांतियां हैं। तो उनको प्राइड नहीं है ये कहने, अगर जो किसी को बोले कि ये रिसाइकल से बना है, ये बोले उनको शर्म आएगी, ना बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा, है ना। तो आज भी लोग ये कहना चाहते हैं कि नहीं हम तो फ्रेश ही बाय करते हैं, हम सब कुछ अच्छा ही करते हैं। बहुत कम लिमिटेड लोगों के दिल में प्राइड है, जो फॉरेन कंट्रीज में है, जो बोलते हैं कि हमने रिसाइकल मेटल से यूज किया, ये किया, वो प्राइड के साथ बोलते हैं, वो महंगा भी है उनके पास, जबकि हमारे महंगा नहीं। उसका एक रीजन भी है सुशील सर, एक तो है कि हम लोग जब एज ए मैन्युफैक्चरर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, वी डोंट ऑल्सो एडवर्टाइज कि ये रिसाइकल्ड कंपोनेंट से बना हुआ है, हम और उसको अगर हम एडवर्टाइज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, मतलब एडवर्टाइज तो हम लोग ऐसे बताते हैं, अच्छी चीज़ ही बताते हैं कि ये चीज़ जो है वो लेट्स से इस तरीके के मटेरियल से बनी है और मटेरियल की जो इंग्रेडिएंट्स हैं या इनपुट मटेरियल है वो इतना महंगा है, इतना अच्छा है, इन्वायरमेंटल, जनरली वी डोंट मेंशन इट। तो ये भी मतलब दैट इज ऑल्सो माई पर्सपेक्टिव कि हम लोग, जैसे आपने बताया कि हम लोग जो कंज्यूमर है वो इस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं करता है, बट मुझे सप्लाई साइड में दूसरी साइड का भी इशू लगता है। ऐसा लगता है आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला ना। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो रिलीज करी, मैंने उसको बोला कि हम रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनाते हैं, ये है वो, मैंने सब बहुत प्यार से समझाया सारे लोग, और उससे ऐसा करके हम कैसे समाज का कल्याण कर रहे हैं। मेरे पास इतने लोगों के फोन हो गए, सर क्या कर डाला सर आपने, कंपनी की इमेज ही खत्म कर दी। मैंने कहा क्या हुआ सर, आपने बोला रिसाइकल प्लास्टिक से बनाते हैं, तो लोग सब भड़क गए। अरे मैंने कहा पागल है क्या, उनको पहले नहीं पता रिसाइकल प्लास्टिक से? सबको पता था, सिर्फ मैंने टीवी पर आकर के, मैंने ऑनलाइन आके बात कही है, समझाई है, मेरे अंदर गट्स है कहने की हिम्मत है, सच्चाई है, ईमानदारी से बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। और अगर जो मैंने आपको रिसाइकल कर दिया तो मैंने कौन सा आपसे फ्रेश का चार्ज कर लिया? फ्रेश की कुर्सी 400 की थी, मैंने आपको 200 रुपए दी, तो आप बेच लें, आपको नहीं समझ में आता कि यहाँ पे रिसाइकल से बनी, आपको पता है, सुबह शाम देख रहे हैं, दिन रात एक ही चीज आपको पता है। आप मेरे को समझाते हो सर देखो रिसाइकल प्लास्टिक के दाने का ये रेट है, लेकिन जब बात कस्टमर समझाने की बात आती आपको लगता नहीं हम तो उसको फ्रेश करके बेच रहे थे ना, आपने क्यों बोलते रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है? आप पागल है क्या? अरे आप रिसाइकल प्लास्टिक का बेचिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए ना, गारंटी दे रही है कंपनी, 100% हमने पे गारंटी दे रही है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य पता है क्या है, आज भी मैंने अनुराग जी कहा ना, लोग छुपाते हैं, लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। मुझसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते और ना हिम्मत करते हैं, लोग डरते हैं कि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं नहीं डरता, जिसको मुझे एक्सेप्ट करना, मैं जैसा भी कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं आपके हवाले नहीं हूँ, मैं आपके भरोसे नहीं हूँ। एक और चीज बताइए इसी में, जनरली क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर का हम जितना हम लोग मार्केट में एज ए कंसल्टिंग फर्म काम करते हैं, हमें लगता है लेबलिंग प्रोग्राम का बड़ा रोल है। आप एज ए मैन्युफैक्चरर कितनी ही अपनी चीज को बताएं कि नहीं ये सही है, ये मेथड सही है, या ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो सही है कंज्यूमर के लिए, बट ये पर्सपेक्टिव हमेशा रहता है कि दे मे डाउट योर स्टेटमेंट फर्स्ट rather than बिलीविंग। उसका एक बेस्ट तरीका व्हाट वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड सो फार कि लेबल्ड जो रिटन कंपोनेंट है, जैसे लेबलिंग होती है किसी भी चीज में, फॉर एग्जांपल यहाँ एसी लगा हुआ है, एसी वो 5 स्टार का है, ये चीज कंज्यूमर को एज सच मैन्युफैक्चरर को बताने की जरूरत नहीं है, लेबल के साथ आ रहा है, एंड थर्ड पार्टीज इज अश्योरिंग दैट गारंटी कि वो 5 स्टार है। ऐसे लेबल करके हम लोग ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है आपकी इंडस्ट्री में जहाँ पे फर्नीचर बनाते हैं प्लास्टिक के?
देखिए क्या हम लिखने को सबको लिख सकते हैं, हमारा बेस्ट क्वालिटी 3 साल की गारंटी है। वो कुछ लोग इतने बदतमीज हैं, उन्होंने जानबूझ के स्टिकर लगा दिया 10 साल की गारंटी है, कोई बोलता लाइफ टाइम की गारंटी है। वो क्या सोचता है, वो मेरे पीछे आएगा आएगा तो देखा जाएगा। दैट इज द काइंड ऑफ थॉट, इट इज एक्सट्रीमली बैड। जब आप एक कहते ना घटिया प्रेसिडेंट सेट कर देते हो तो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। आपको जेन्युइनिटी होनी चाहिए। मैंने 3 साल की गारंटी की शुरुआत की अनुराग जी। मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट इतना शानदार है, 20-20 साल तक भी कहीं जाएगा नहीं, 3 साल तो मैं मिनिमम दे सकता हूँ। कस्टमर को हर आदमी 1 साल गारंटी देता था। मैंने कहा उससे उसका विश्वास जमेगा, हाँ यार 3 साल में तो चलो प्लास्टिक कुर्सी की मेरे को वैल्यू और वर्थ निकल जाएगी, कोई हर्जी में लेने को तैयार हो, है ना। उसका दिल में विश्वास जागता था, उसके कारण प्रोडक्ट फ्रेंचाइज लेना चाहेगा। मैंने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने लग किया, लोगों ने उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। कोई 5 साल की गारंटी, कोई 10 साल की, कोई लाइफ टाइम गारंटी देने लग गया, जबकि उसका पीछे कोई औचित्य नहीं है, उसकी इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या है, हाँ, आपके हमारे पर्पस कितने नोबल हैं। हमारे आपका डेप्थ नहीं है कि महीना महीने 2-2 साल तक आप ऐड चलाते कि टीवी में 50 को लोगों, मेरा पर्पस क्या था, मैंने क्यों किया। आप छोटी सी आवाज है, आप लिखते भी हो तो लोग उससे बैठ ले, आप लिखते हो कि मेरा प्रोडक्ट लेटर से बहुत ही बेटर है, आपने बोला हम इस क्वालिटी पर, आदमी लिखेगा मेरा क्वालिटी वर्ल्ड का बेस्ट है। अब आप लॉस्ट हो जाओगे ना, बोलोगे यार वर्ल्ड का बेस्ट मानूं या इसकी बेस्ट मानूं, तो क्या पता नहीं लगता। तो ये ऐसे ऐसे समुद्र के अंदर ना, जब झूठ का आडंबर हर जगह चल रहा हो, उस समय सच की आवाज दब जाती है। जी, एक और क्वेश्चन है इसी में। इन जनरल जो द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं या जो मार्केट है सप्लाई साइड से, वो ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा है? मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस इनऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड? हमारे देश की 30% जीडीपी जो है ना जी, वो सब सारी सारी एमएसएमई से आती है। एंड एमएसएमई इज एब्सोल्युटली नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। They don't have any formal system of supply chain management. It's absolutely informal. Okay. और me to technology और me to brands है सब लोगों के। तो बाकी का जो है, मान के चलो कि भी मैन्युफैक्चरिंग जो टॉप नॉच कंपनियां कर रही है, वो बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज है। मेरे पास समय डेटा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप मान के चलेगा ये जो ब्रांडेड वर्सेस, मतलब मान के चलो 15% अगर जो ब्रांडेड आइटम बिक रही है, तो बाकी का 60-70% जो आइटम है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, एमएसएमई से आ रही है। और 15 से 20% ऐसी है जो बहुत ही खत्म, बिल्कुल कूड़े कबाड़े से आ रही है, स्लम से आ रही है, या फिर लड़ा से ऐसी जगह से आ रही है जहां उसका औचित्य नहीं है, जहां उसको बनना नहीं चाहिए, यू नो। बट क्योंकि मार्केट एब्जॉर्ब कर लेती है, लोगों को पता नहीं होता है, लोग ऐसे ही खरीद लेते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने के सामान हो, चाहे जो भी हो। तो इस प्रकार से आता है। हमारा 20% ऑर्गेनाइज्ड है, 60% एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एंड 20% एक्चुअली में पुअर क्वालिटी, बहुत पुअर है, बहुत पुअर है हर सेगमेंट के अंदर, हर सेगमेंट ऐसे ही होगा। ये मोटा मोटा रेशियो है, ठीक है, मोटा ऐसे ही। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं सर, छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो मतलब एक है कि मतलब फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू डिफाइन द सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? मनी, लिगेसी और इम्पैक्ट? अनुराग जी, सक्सेस इज नॉट मनी। बहुत लोग दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस वो है जब लोग आपसे मिले तो उनका सर सजदे में झुक जाए, आपके बारे में आपके पीछे बात करे कि आंखों से आंसू निकल जाए, और आपको सम्मान पूर्वक देखे, आपको भगवान की तरह प्यार करे। दैट इज सक्सेस। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स। मनी इज नॉट सक्सेस। मनी डज नॉट डिफाइन सक्सेस। दैट्स अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं पैसे वाला भी सक्सेसफुल है। मैं माफी चाहता हूँ, अगर उसके पास कैरेक्टर नहीं है, उसके पास लड़े से संवेदना नहीं है, तो आप कितना ही पैसा क्यों, आप उसको नफरत की निगाह से ही देखोगे। इज इट सक्सेस? इट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस तो वो है, मैंने जैसे आपको कहा, कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे हैं। लिगेसी, या ऑब्वियसली सक्सेस की लेगेसी क्या होती है? आज लड़े से रतन टाटा की कमी है। हमारे पास टाटा की इमेज क्या है? अच्छे लोग हैं, फिलैंथ्रोपिक है, स्टैंडर्ड है, सब कुछ है, सिस्टम है, और बहुत इज्जतदार लोग हैं, है ना। हमारे पास टाटा के बिल्कुल वो फिलॉसफी और लेगेसी है, ट्रस्ट फैक्टर है। तो दैट इज सक्सेस। रतन टाटा बोलते थे, क्या बोलते? ट्रस्ट है, भरोसा है, अच्छा आदमी है ना। अब तो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन यही बात अगर जो मैं किसी XYZ के एग्जाम में विजय मल्ल्या बोल दूं, तो बोले नहीं सर चोर है ना। दैट इज अ लेगेसी। तो क्या है, सक्सेस इज नॉट मनी। Success is defined by how people perceive in their mind and what persona you have created for them, for yourself and within themselves. That is success. Okay. What is one belief जो कि 14 साल की एज में था और 64 साल की एज में आज भी है,
बट ऐसा कोई बिलीफ जो चेंज हुआ है इन लास्ट 50 years? मेहनत, ईमानदारी, शराफत, नियत, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन शुरुआत करके आखिरी सांस तक इसी को जीना है। वेरी नाइस। एंड हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूँ अनुराग जी। मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ शमशान की उस चिता पे मट्टी बन के जो पड़ी हुई लाश है ना, लाश नहीं होती, मट्टी जो बन जाती है जिसको घर वाले हाथ भी लगाते, मेरा वजूद वो है। आई एम दैट। और उसका एहसास मुझे 24 घंटे रहता है। इसलिए मेरे को जीवन में किसी चीज़ का ये नहीं है कि मेरा है मेरा, मैं तो मैनेजर हूँ। आई एम हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम, अपना रोल अदा करके चला जाऊंगा, वापस कहीं मुड़ के नहीं आऊँगा। सो नो बिजनेस से मेरा है। अगर जो औकात ताकत है, एक काम करो, जितने लोग लेके गए तुम्हें लेके जाकर दिखा दो, नहीं कर सकते। समाज का है, समाज को देना पड़ता है, समाज को देना चाहिए। और आज मेरे को ये लगता है एक स्टेज ऐसी थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब कुछ हुआ तो घमंड भी आया। आज जो भी है लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक अदना सा, एक ऑर्डिनरी सा, एक गरीब आम इंसान हूँ जो जिंदगी जी रहा है, अपना रोल अदा करके यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। बस ये मेरी सच्चाई है। वेरी नाइस। स्ट्रगल या फेलियर, मे बी आई थिंक व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर समवन टू गेट सक्सीड? देखिए, स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है। स्ट्रगल कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे। आपकी लाइफ ऐसे से चल रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ चल रही है। जिस दिन आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, उस दिन आप डेड है। फेलियर किसको कहते हैं? जिस दिन इंसान खुद हार मान जाए उसको फेलियर कहते हैं। जब तक मैं हार नहीं मानता, मैं फेलियर, मेरे को कोई बोला आई डोंट केयर, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश कामयाब हो जाएंगी। ठीक है जी। फेलियर मैं उस दिन हूँ जिस दिन मैं बोलूँ मैं फेल हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। दैट इज अ डे यू कम फेलियर, नॉट अदरवाइज। इफ योर लाइफ वाज अ बुक, व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ इट? द मैन हु सेव्ड फ्यूचर। क्योंकि मैं आज परस्यूट जो लेकर चल रहा हूँ, पूरी ह्यूमैनिटी को, भविष्य को बचाने जा रहा हूँ, प्लास्टिक को रीपर्पस करने जा रहा हूँ। तो आई वुड बी नोन एज द मैन हु सेव्ड फ्यूचर। What legacy that you want to leave behind? I think, I would certainly want my institution, my company to become institutionalized, where it works for the inclusive growth of the society and humanity and economy, everybody. It is not serving only the interest of some vested people or the self-interest. So I would certainly want it to be known as an institution which is created for an inclusive growth and which serves the purpose of the entire humanity and society. Very nice. Thank you so much, Sushil ji. I think it's a very inspiring learning for me, and I'm sure like it must be very inspiring for our audience as well. दोस्तों, एक 12th पास से इस स्ट्रगलिंग लाइफ से स्टार्ट करके और फिर एक 200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू वाली लिस्टेड कंपनी को बिल्ड करना, पूरे 50 साल की जो जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हुए और बहुत सारी चेंजेस होते हुए और फिर इस तरीके के मुकाम को हासिल करना, ये अपने आप में एक आसान यात्रा और जर्नी नहीं है। हम सब लोग डॉक्टर सुशील अग्रवाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत सर आभारी हैं आपके कि आपने अपना समय दिया और अपने जन्मदिन के दिन आपने इस पॉडकास्ट के लिए एग्री किया। ये भी आई थिंक दैट इज वेरी ग्रेटफुल वी आर फॉर यू। We will also be listing Sir's LinkedIn ID in our channel description. If you have any specific query or point of view to discuss with Sir, you can always touch base with him directly. If you have any question and suggestions for us, you can write to us at social@greentree.global. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का for your patience listening and watching this channel. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। मैं एक सर मुझे बस एक मौका दे दीजिएगा प्लीज सर। क्योंकि क्या जितने लोगों ने सुना, मुझे नहीं पता कितने लोग उसको पसंद करेंगे, चाहेंगे ना चाहेंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक भी इंसान, अगर जो कहते हैं एक जोत जलाने से जोत जलती है, आपके यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, जिनके दिल में आए कि ज़िंदगी में हमें मेंटर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं वायदा करता हूँ अनुराग जी, आखिरी सांस तक मेरे एक एक खून का कतरा मेरे देश के नाम, मेरे एक एक सांस, मेरे एक एक रोम मेरे देश के नाम, मेरे झंडे के नाम। मैं ज़िंदगी में जो मेरी औकात, हैसियत, ताकत होगी, सब कुछ करूँगा समाज को बनाने के लिए। जिसको लगता है कि आपको मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए,
मैं वायदा करता हूँ आपको कहीं नहीं जाना। आज का मुझसे पूछिए, आपको फर्नीचर का बिजनेस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केटिंग करनी है, या आपको रिसाइकल प्लास्टिक को कलेक्ट करना है, या उसका दाना बनाना है, फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी करना हो, मुझसे बेटर आपको पूरे भारत में कोई नहीं बता सकेगा। और मैं ईमानदारी से यह कंडीशन लेता हूँ, लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेना चाहते हैं, जुड़ जाएगा मेरे साथ। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।